आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मॉडर्न फिजिक्स चल रहा था, तो उसमें जो है कुछ न्यूमेरिकल करा दिए गए हैं। आज थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु का बोहर सिद्धांत। ठीक है, तो बोहर ने 3 सिद्धांत दिया था। तो नंबर 1 है, बोहर का पहला सिद्धांत अभिधारणा यह था कि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन कुछ स्थिर कक्षाओं में घूम सकता है जो बिना विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की भविष्यवाणियों के विपरीत हो सकता है। ठीक है, तो बोहर ने कहा था कि दुनिया में जितने भी एटम हैं उन एटम में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है और इनका जो अभिकेंद्र बल होता है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच के आकर्षण बल के क्या होता है, बराबर होता है। तो बोहर ने पहला नियम ये दिया है। और सेकेंड लॉ क्या है उनका, देखिए सेकेंड लॉ उनका है, दूसरा नियम बोहर ने दिया है कि बोहर का दूसरा अभिधारणा इन स्थिर कक्षाओं को परिभाषित करता है। यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसके लिए कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो ये हमारा बोहर का सेकंड नियम हो गया। चलिए थर्ड नियम देखते हैं। और तीसरा नियम बोहर का ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट में जाता है तो वह जो है एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, एनर्जी गेन करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। ये हमारा बोहर का तीसरा नियम है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि इनके नियम की कुछ सीमाएं भी हैं। अब देखते हैं कि बोहर के नियम का लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो नंबर 1 है कि हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए ही यह लागू हुआ है। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होगा उन्हीं के लिए इनका नियम ये फॉलो होता है। और दूसरा नियम दिया है कि हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर की व्याख्या करने में भी असफल रहे हैं। ठीक है, और तीसरा नियम है कि जो शेप ऑफ ऑर्बिट है उसके बारे में भी बताने में क्या हुआ, ये असफल हुए हैं। ये बोहर के 3 जो है असफलताएं जो दिया गया है। चलिए, तो अब बोहर की थ्योरी देख लिए हैं आप लोग। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द बोहर्स हाइड्रोजन एटम मॉडल द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2। तो हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल के अनुसार स्थायी कक्षा की त्रिज्या जो कि मुख्य क्वांटम संख्या n के द्वारा प्रकट होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है। तो चलिए देखते हैं। तो बोहर ने कहा था कि स्थायी कक्षा की जो त्रिज्या होगी वो मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के बराबर होती है, मतलब रेडियस प्रोपोर्शनल n²। ठीक है, इसके बराबर होगी। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है जैसे जैसे बाहर आते जाएंगे वैसे वैसे रेडियस चेंज होती जाएगी। तो ये हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द nth ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन En equal to -13.6 upon n² electron volt. For hydrogen atom, the energy required to take the electron from the first orbit to second orbit. हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा दी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं।
तो पहला एनर्जी स्टेट क्या हो जाएगा, n बराबर 1, और दूसरा क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा n बराबर 2। तो पहले की एनर्जी क्या दी हुई है, E1 इक्वल टू दिया हुआ है, E1 इक्वल टू दिया है -13.6, और n की जगह क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, तो बराबर फाइनल आ जाएगा 13 माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरे कक्षा की ऊर्जा क्या दी हुई है, E2 बराबर आ जाएगा 13.6 माइनस में बटे n स्क्वायर की जगह हो जाएगा 4। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कह रहा है कि पहली कक्षा में से दूसरे कक्षा में भेजने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता हुई, मतलब डेल्टा ई निकालना। ठीक है, तो चलिए डेल्टा ई बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। ठीक है, अब E2 कितना दिया हुआ है, E2 दिया हुआ है -13.4, और ये क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या हो जाएगा -13.6। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो फाइनल आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस ऑप्शन में आ रहा है ये, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर एल्कली मेटल्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइज इन द फोटो विद्युत उत्सर्जन में क्षार धातुओं के लिए दहली आवृत्ति किस क्षेत्र में होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो न्यूनतम फ्रीक्वेंसी की चाहिए उसे ही हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो न्यूनतम एनर्जी चाहिए उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। तो जैसे एल्कली मेटल हो गया, एल्कली मेटल मतलब जैसे सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। ठीक है, तो जो एल्कली मेटल होते हैं उनका जो है वर्क फंक्शन बहुत ही कम होता है। खुले में अगर इनको रख दिया जाए तो ये हमेशा क्या कर लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कर स्टार्ट हो जाता है इनमें। तो ये जो है एल्कली मेटल हैं वो हमेशा विजिबल रेंज में पाए जाते हैं। ठीक है, विजिबल रीजन में पाए जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन कैन नॉट इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण है जो फोटो इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉन है को बाहर नहीं निकाल सकता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। ठीक है, जो आपका इंफ्रारेड है, ऑप्शन में दिया हुआ है, जो आपका इंफ्रारेड है इसके अंदर इतनी कम फ्रीक्वेंसी होती है और इतनी कम एनर्जी होती है कि अगर ये किसी भी मेटल पर गिरेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम इज। तो हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या क्या होती है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, N1 हुआ, ठीक है, N1 हो गया, N2 हो गया, N3 हो गया, और N4 हो गया, N5 हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो चलते चलते हम किस पे पहुंच जाएंगे, इनफाइनाइट पे। अब देखते हैं, अगर हम सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल में आते हैं तो हमको कौन सी सीरीज़ प्राप्त होती है, लाइमन सीरीज़। ऐसे ही अपर लेवल से सेकेंड लेवल में आएंगे तो हमें कौन सी सीरीज़ प्राप्त होगी, बामर सीरीज़। फिर अपर लेवल से तीसरे में आएंगे तो किस में प्राप्त होगी, पास्टन सीरीज़। और ऐसे ही अपर लेवल से चौथे पे आएंगे तो हमें ब्रैकेट प्राप्त होगी। और ऐसे ही अपर लेवल से पाँचवें पे आएंगे तो हमको पी फुंड प्राप्त होती है।
तो जो ये लाइमन है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती है, ठीक है, और जो बामर है वो विजिबल रीजन में पाई जाती है, और जो पास्चन है वो इंफ्रारेड में पाई जाती है, और ब्रेकट और फुन जो है फॉर इंफ्रारेड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बन सकती हैं। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की जब भी बात कहे तो एन की हमेशा कौन सी वैल्यू लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। जो एन की मैक्सिमम वैल्यू दी होगी वही लेते हैं। तो यहाँ पर एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखते हैं किस, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाता है, सही हो जाता है, डी सही हो जाएगा, इनफाइनाइट स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट गिवन बाय, किसी इलेक्ट्रॉन का की nवीं कक्षा में संवेग क्या होगा, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए तो आपको बोहर मॉडल याद होना चाहिए। तो बोहर ने कहा था बोहर का सेकेंड मॉडल कहता है कि एंगुलर मोमेंटम होता है L बराबर mv/r बराबर nh/2π। इसमें n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। n बराबर क्या होगा, 1 2 3। तो आपसे पूछा गया है कि nवीं कक्षा का कोणीय संवेग क्या होगा। तो nवीं कक्षा का कोणीय संवेग क्या होगा, nh/2π के बराबर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू द बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पूर्ण श्रेणी में परावैंगनी क्षेत्र होता है, कि पूर्ण श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में होती है, ठीक है। श्रेणी का कुछ भाग दृश्य क्षेत्र तथा कुछ भाग परावैंगनी क्षेत्र में होता है, और श्रेणी का कुछ भाग दृश्य क्षेत्र या कुछ भाग अवरक्त क्षेत्र में होता है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक बात आप याद रखिएगा आप लोग कि बामर सीरीज दुनिया में सबसे पहली स्पेक्ट्रल लाइन है, ठीक है, सबसे पहले स्पेक्ट्रल सीरीज है। कारण क्या है, क्योंकि बामर सीरीज दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, विजुअल रीजन में पाई जाती है, और सबसे पहले देखा गया है किसको, बामर सीरीज को ही देखा गया है। लेकिन ऑर्डर के अनुसार क्या हो जाता है, सबसे पहले लाइमन आ जाती है, फिर बामर आ जाती है, उसके बाद फिर पाशन आ जाती है, फिर ब्रैकेट आ जाती है, फिर पी फुंड आ जाता है, ठीक है। और ये हमारा जो विग फ्योर का ऑर्डर होता है, ये जो विग फ्योर का ऑर्डर है उस ऑर्डर के अनुसार जो है, तो अगर वायलेट में देखेंगे तो थोड़ा बहुत हिस्सा जो है लाइमन में दिखेगा, और बाकी सब क्या किस क्षेत्र में दिखेगा, दृश्य क्षेत्र में दिखेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा किस में हो है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाता है। श्रेणी का कुछ भाग दृश्य क्षेत्र में तथा कुछ भाग परावैंगनी क्षेत्र में दिखता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द रेशियो बिटवीन द बोहर रेडियाई आर, बोहर त्रिज्याओं के मध्य अनुपात क्या है, ठीक है। तो बोहर ने बताया है कि किसी भी ऑर्बिट की त्रिज्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर होती है। तो इसमें अगर हम रेशियो निकाल लेंगे तो 1 का हमारा क्या हो जाएगा 1 ही, और 2 का हो जाएगा 4, ठीक है, और 3 का हमारा क्या हो जाएगा 9। तो हमको कौन सा रेशियो मिल गया, ये बात इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर किस में दिया है 1:4:9। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया हुआ है इट इज़ ईजियर टू आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एज कम्पेयर टू ड्यूटेरियम बिकॉज, ड्यूटेरियम की तुलना में हाइड्रोजन को आयनीकृत करना आसान है क्योंकि, ऑप्शन दिया है ड्यूटेरियम की तुलना में हाइड्रोजन हल्की है, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ड्यूटेरियम की तुलना में कम है, हाइड्रोजन द्विपरमाणविक गैस के रूप में है,
कथन असत्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का ही क्या है, समस्थानिक होता है, ठीक है। और उसमें जो है ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन को हम क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप हाइड्रोजन को ही क्यों आयनीकृत कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की तुलना में जो है ड्यूटेरियम की तुलना में हाइड्रोजन हल्का होता है। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है कि ड्यूटेरियम की तुलना में हाइड्रोजन हल्का होता है। ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। धन्यवाद।